नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और बड़ी बहस के साथ मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। उत्तर प्रदेश में इस दिवाली एक जिला एक उत्पाद हिट रहा तो फिर माटी कला सुपर हिट रही। योगी सरकार ने माटी कला बोर्ड के जरिए उन्नत टूल किट, पग मिल, आधुनिक भट्टी, इलेक्ट्रिक चौक, स्प्रे मशीन जैसी चीजें उपलब्ध करवा करके हुनरमंद हाथों को प्रोत्साहित किया है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल की अपील को भी बल मिला है। उधर योगी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्रदेश में पहली बार ओडीओपी उत्पादों के लिए वर्चुअल मेले का आयोजन भी किया है। इसमें सभी जिलों के उत्पादों की 572 स्टॉल लगाई गई। इनमें 35 देशों के लोगों ने भी भाग लिया। 57,000 से ज्यादा ने उत्पादों की खरीद में रुचि दिखाई। तो फिर वहीं भदोही की कालीन के अलावा चिकनकारी, पीतल, रेशम, चमड़े और लकड़ी की नक्काशीदार कामों की सर्वाधिक पूछ रही है। अब लखनऊ के खादी भवन परिसर में 10 दिवसीय माटी कला मेले का आयोजन किया गया। इसमें तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए के मिट्टी के लक्ष्मी गणेश, दिए और अन्य उत्पाद बिके। इसके अलावा गोरखपुर के मिट्टी के कारोबारियों के मुताबिक वहां पर 1 करोड़ रुपए से अधिक के मिट्टी के उत्पादों की बिक्री हुई है। तो स्वाभाविक है कि अन्य महानगर या फिर बड़े शहर या फिर कस्बों में भी ऐसा ही हुआ है। अब मुख्यमंत्री की तरफ से माटी कला मेले में आए कलाकारों के बेचे गए सामानों को खरीदने से एक अच्छा संदेश भी गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पहली बार मिट्टी के उत्पाद बनाने वाले शिल्पकारों और मूर्तिकारों के हित में माटी कला बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के पास तालाब से आसानी से मिट्टी उपलब्ध करवाने को लेकर और उत्पादों को दाम और गुणवत्ता में बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने में भी मदद किया है। इसके लिए जाने माने मूर्तिकार और निफ्ट से प्रशिक्षण दिलाने, साइज और डिमांड के अनुसार दिए और लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों का मॉडल तैयार कराने और उसके अनुसार बेहतरीन सांचे तक उपलब्ध करवाने का काम हुआ है। अब बोर्ड की इस मेहनत का नतीजा ये है कि इस बार की जो दिवाली है वो इन लोगों के लिए भी खास रही है। ये दिवाली काफी हद तक देसी दिवाली भी रही है और ऐसे में अब इस पर राजनीति होना भी स्वाभाविक है। कांग्रेस के नेता वोकल फॉर लोकल को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत को छलावा बताया है। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि वोकल फॉर लोकल के जरिए आखिर राजनीति कैसे प्रभावित हो रही है और क्या वोकल फॉर लोकल को 2022 का एजेंडा बीजेपी बना पाएगी? आज इन्हीं सवालों के साथ एक खास पैनल के साथ करेंगे हम आज की बड़ी बहस। तो कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के चलते कई लोगों को अपने रोजी रोजगार से हाथ धोना पड़ा था, जिसके बाद पीएम मोदी ने हर हाथ को मजबूत करने के और रोजगार देने के लिए वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। अब इसको यूपी सरकार ने गंभीरता से लिया और इस दिशा में काम भी किया। इसके अच्छे नतीजे दिवाली के त्योहार पर देखने को मिले हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर सिर्फ वोट बैंक करने की राजनीति का आरोप लगा रहा है। कोरोना काल ने हमें बहुत कुछ सिखाया और उसने ये बताया कि किस तरह से हम अपने आसपास के संसाधनों से अपनी जिंदगी खुशनुमा बना सकते हैं। और यही मौका था जब पीएम मोदी ने नारा दिया वोकल फॉर लोकल का, यानी कि वो तरीका जब हम अपने आसपास के उत्पादों के जरिए अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन विपक्ष को शायद ये बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीतते आ रही है, उसकी भी निगाह अब मिशन 2022 पर है। विपक्ष का ये कहना है कि अच्छी बात है कि हम अपने आसपास की चीजों का इस्तेमाल करें, हम उन कारीगरों से सामान खरीदें जो हमारे आसपास हो, ये अच्छी बात है, लेकिन गुणवत्ता का क्या होगा? इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार का ये भी कहना है कि हम गुणवत्ता इंश्योर कर रहे हैं। तो विपक्षी पार्टी का ये कहना था कि ये सिर्फ हेडलाइन मैनेजमेंट है, इससे होना वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो नीति है मोदी सरकार की वो बड़े कारोबारियों को तस्दीक देती है, तरजीह देती है, और जो छोटे कारोबार हैं, जो छोटे कारीगर हैं, उनको तरजीह नहीं मिलती, नीतियां उनको फेवर नहीं करती। तो अब देखना यह है कि क्या वोकल फॉर लोकल के जरिए भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव जीत जाएगी या फिर विपक्षी पार्टियां उसको एक मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में धूल चटा देगी। लेकिन सनद ये भी रहे कि अभी तक की ऐसा कोई भी चुनाव नहीं गुजरा जिसे भारतीय जनता पार्टी ने ना जीता हो, अच्छा परफॉर्म ना किया हो। तो अब देखना यह है कि वोकल फॉर लोकल के जरिए किस तरीके से मिशन 2022 में एक नई ऊर्जा का संचार होता है या उससे पहले ही सब चीजें खामोश हो जाती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ खुर्रम जामी, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो बीजेपी के वोकल फॉर लोकल के मुद्दे पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में कैसे वार पलटवार चल रहा है, आइए आपको ये भी सुनवाते हैं। और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोकल फॉर लोकल का नारा
निश्चित रूप से देश के उन लाखों करोड़ों छोटे मझोले और कुटीर उद्योग चलाने वाले लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, जैसे स्टार्टअप, मुद्रा लोन, कौशल विकास, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसके माध्यम से भारत को उस प्राचीन वैभव पर पहुंचाना चाहती है। जब भारत पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, उस समय हमारे यहाँ कोई बड़े उद्योग नहीं थे। इन्हीं कुटीर, ग्रामीण, छोटे और मझोले उद्योगों के माध्यम से भारत दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकारें भारत को उसी प्राचीन वैभव पर पहुंचाने के लिए वोकल फॉर लोकल के तहत देश में असंख्य लोगों के लिए रोजगार का सृजन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव को देखते हुए इन्होंने एक नया नारा गढ़ा है, आत्मनिर्भर भारत, और उसमें उन्होंने आह्वान किया है वोकल फॉर लोकल। सुनने में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल आत्मनिर्भर भारत के लिए वोकल फॉर लोकल होना पड़ेगा आपको। लेकिन मोदी सरकार पहले ये तो बताए कि पिछले 6 सालों में जो मेक इन इंडिया का उनका प्रोजेक्ट था, उसके तहत उन्होंने कितनी वस्तुओं की कंपनियों को जो उत्पादन कर रही हैं वो इस स्तर पे बना दिया है कि वो बाहर की कंपनियों से मुकाबला कर सकें। क्योंकि जब तक मार्केट में वैल्यू और उसकी क्वालिटी दोनों मेंटेन नहीं होगी, तब तक वोकल फॉर लोकल कहने के लिए रह जाएगा और कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को खरीदेगा जो सस्ते भी होंगे और टिकाऊ भी होंगे। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को अपना ये लेखा जोखा देना चाहिए पब्लिक के भी, क्योंकि नारे गढ़ने से देश नहीं चलता है। अगर भारत को आत्मनिर्भर बनाना है तो वाकई आपको काम करना पड़ेगा। लोकल फॉर वोकल की ढपली बजाने की जगह उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कुछ तथ्यात्मक जानकारी तो दे। ये बताए कि कितने उत्पाद उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं, कितने उत्पादों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वीकृति दी है और कितने उत्पादों को उत्तर प्रदेश की सरकार के विभिन्न निकायों ने, सरकारी एजेंसीज ने या सरकारी कार्यालयों ने खरीदे हैं। तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपने ऐसे कोई खरीदे हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाहिए, वरना यह माना जाएगा कि ये सिर्फ सरकार हेडलाइन मैनेजमेंट की है और जुमलेबाजों की सरकार है। स्वावलंबी और आत्मनिर्भर तो चलिए, वोकल फॉर लोकल को लेकर के आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी हो रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही इसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि इससे निश्चित तौर पर लोगों को फायदा हो रहा है और वो इस पूरे मामले को और आगे ले जाएगी। और साथ ही साथ इसी के आधार पर अब ये भी कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं 2022 का जो एजेंडा है इस नारे के माध्यम से भी सेट होता हुआ नजर आ रहा है। और आज इसी पर चर्चा करते हैं कि इससे जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य हैं वो कितने बदल रहे हैं और क्या वोकल फॉर लोकल इस बार 2022 का चुनावी एजेंडा होने वाला है। आज इसी पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। कमर अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कमर अली जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। उमाशंकर पांडे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। उमाशंकर पांडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत। और शाकार जैदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना है। शाकार जैदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कमर अली जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। वोकल फॉर लोकल आप कह रहे हैं कि इससे बहुत फायदा हो रहा है और इसको लेकर के आप लोग और बेहतर तरीके से अब और जनता के बीच में जाएंगे ताकि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में भी सफलता मिले, साथ ही साथ जिस मिशन को लेकर चलें उसको और बढ़ा पाएं आगे। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि इसकी ढपली बजाने के बजाय अच्छा ये है कि आप ये बताएं तथ्यात्मक रूप में कि इससे कितना फायदा हुआ है और इससे क्या वाकई में आत्मनिर्भर बना है हिंदुस्तान या प्रदेश, इसके बारे में भी जानकारी मांग रहा है। मैं चाहूंगा दोनों ही सवालों का जवाब दें। कमर अली जी। जी, बेहतर तरीके से मैं जवाब देता हूं आपका आयुष जी। विपक्ष, आप जानते हैं कि आज जो भी उनका हश्र है इस हिंदुस्तान की आवाम ने किया है, जो भी, क्योंकि उन्होंने आवाम के लिए काम नहीं किया था इसलिए आवाम की आज भी बात नहीं करते हैं वो। मुद्रा योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसलिए, क्योंकि इसका एक शुरुआत करी थी और उसका एक अच्छे तरीके से उसका खैर मकदम जो छोटे रोजगार वाले थे उन्होंने किया मुद्रा योजना के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं, मैं लखनऊ में बैठा हूं इस समय। यहाँ पे लखनऊ में चिकन का काम होता है।
चिकन काम होता, उस चिकन काम के लिए जो भी लोगों को चाहिए होता है रोजगार के लिए मुद्रा योजना को उनको दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। उसके तहत प्रधानमंत्री जी की भी स्कीमें तमाम है वो भी चल रही हैं। उसके अंतर्गत भी उनको खादी ग्राम उद्योग के जरिए भी लोन उनको दिया जाता है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चैनल से बहुत ज़रूरी है तमाम तरह से, क्योंकि चिकन का काम हुआ, दरदोजी का काम हुआ, जैसे पीतल का काम मुरादाबाद में होता है, जैसे बनारस में साड़ी का काम होता है। तो आपने देखा होगा ये सब काम जो होते हैं वो बहनें हमारी और वालदाएं हमारी चिकन का काम हाथ पे करती हैं, और दरदोजी का काम भी हाथ पे होता है। बनारस पे जो साड़ियाँ बनती वो भी हाथ पे होती हैं, और उसके बाद जो पीतल का काम होता है वो भी हाथ पे होता है। जैसे अभी आपने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान, माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे दिए जलाए गए, क्योंकि ये परंपरा हमारे यहाँ सदियों पुरानी है। तो दिए जलाने में क्या हुआ कि जो रोजगार मिला लोगों को, जो हमारे कुम्हार भाई थे उनको रोजगार मिला, और रोजगार मिलके उसमें एक आप जानते हैं कड़वा तेल भी होती है, रुई भी होती है। एक ये रोजगार देखने का सिस्टम बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई देखिए इसमें नया क्या है। यही मैं कमर अली जी आपसे भी समझना चाह रहा हूँ। पीतल का काम पहले भी होता था, आरी जरदोजी का काम पहले भी होता था, चिकनकारी पहले भी थी, बनारसी साड़ियां पहले भी थी। आपने आत्मनिर्भर बनाया कितना, उसका फैक्चुअल डाटा दरअसल विपक्ष मांग रहा है। आप डाटा के हिसाब से बताइए कि इतना फायदा हुआ, इतने आत्मनिर्भर बने, विपक्ष को जवाब मिल जाएगा, क्योंकि ये काम तो पहले भी होता था ना उत्तर प्रदेश। जी मैं बिल्कुल, देखिए मैं आपको देखिए मैं आपको बताऊं, 1.25 करोड़ लोगों को यहां आज की तारीख में मुद्रा योजना का लाभ मिला। उन्होंने, जो कारीगर हमारे हैं, उन्होंने अपने कारोबार को खुद बढ़ाया और उसके बाद रोजगार बढ़ा के लोगों को भी रोजगार दिया है। लगभग 1.25 करोड़ लोग जो मुद्रा योजना है, हम आपको बता दें, उसका देखिए कारोबार तो लोग कर रहे थे, लेकिन एक पैमाने पे जब से हमारी सरकार आई है उसके बाद आपने देखा कि काम कर रहे थे, उसमें गलत नहीं है, काम नहीं करे तो पीढ़ियों चला रहा था काम। लेकिन हमने क्या किया, जगह जगह इसके सेमिनार किए। जैसे आज की तारीख हुनर हाट है, हुनर हाट को हमने बढ़ावा दिया, हुनर हाट को पूरे हिंदुस्तान में हमने बढ़ावा दिया, लखनऊ में भी हुनर हाट दिल्ली। तो क्या हो रहा है, विदेशों में भी जो हमारे लोग जा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से जो आर्टिजन कार्ड होता है एक, उस आर्टिजन कार्ड से हर प्लेटफॉर्म पे वो दुनिया का, आज तो कोरोना काल चल रहा है, मान लीजिए अभी जो भी 8-9 महीने में नहीं हो पाया, लेकिन उस आर्टिजन कार्ड से भारत सरकार के पूरी दुनिया में, चाहे अबू धाबी हो, चाहे दुबई हो, चाहे सऊदीया हो, चाहे लंदन हो, चाहे पेरिस हो, वहां पर जो भारत सरकार के हमारे आर्टिजन हैं वो जाते हैं, अपना प्रोडक्ट लगाते हैं और बेचते हैं, उसको उनको रोजगार भी मिलता है। ये देखिए मुद्रा योजना से चीजें आई है। मिनिस्ट्री टेक्सटाइल के कुल मिला के चलिए थोड़ी फैक्चुअल बातें आपने बताई हैं, कुछ बातें आपने राजनीतिक भी बताई। चलिए मैं इसका जवाब ले लेता हूं, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मनोज जी, आप लोग कह रहे हैं कि भाई देखिए इसकी डपली बजाने का कोई फायदा नहीं, उसका फैक्चुअल डाटा दीजिए। मैं कोशिश कर रहा था कि बताएं, कुछ बातें बता रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें उसमें राजनीति से भी प्रेरित हैं। क्या ये हम मान के चला जाए, क्योंकि जिस बात का जिक्र मैंने शुरुआत में ही किया कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि उत्तर प्रदेश के लिए और उसी से उसको जाना जाता था, जिसका जिक्र अभी कमर अली जी भी कर रहे थे, लेकिन जो काम अब ये सरकार आगे बढ़ा रही है, थोड़ा आप भी तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये भी बताइएगा कि आपने उनको कितना बढ़ावा दिया और ये कितना उसको पीछे ले गए या बढ़ा पाए। मनोज जी, इसका जवाब दीजिए, और क्यों लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति है? देखिए आयुष जी, मैं मुस्कुरा रहा था, मुझे हंसी भी आ रही थी, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन हंसी मेरी निकल इसलिए आ रही थी बार बार क्योंकि इतनी बातें बीजेपी के नेता प्रवक्ता ने कही, लेकिन वो तो सब बहुत पौराणिक बातें हैं, क्या कुछ नया है क्या? और अगर कोई किसी भी सरकार के द्वारा, आजादी के पहले भी इन कामों का महत्व था, आजादी के बाद भी जो भी सरकारें रही होंगी, जरूर इन सारे कामों को, चाहे बनारस का काम हो, चाहे चिकन का, लखनऊ का काम हो, चाहे दरदोजी का काम, किसी भी तरीके के काम को जिंदा रखा होगा। तो जाहिर सी बात है सरकारों की मदद के तहत ही जिंदा रहा होगा, नहीं फिर ऐसे तो वो काम खत्म हो जाते अगर सरकारें मदद न करती इन सारी चीजों में। नया कुछ नहीं है बताने को, लेकिन ये भूल जाते हैं लोकल का नारा देके कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में 100% एफडीआई कौन लेके आया? लोकल की बात करने वाले 100% एफडीआई लेके आए और आज बातें कर रहे हैं कि हम लोकल को बढ़ावा दे रहे हैं, लोकल को आगे करने की बात कर रहे हैं। अगर यही बात होती, देश के आत्मनिर्भर बनने की बात होती, तो आप मोदी जी से सवाल पूछ लीजिए, मोदी जी बता देंगे कि हम 100% क्यों लेके आए हैं एफडीआई। और आज भारत में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और भारत भर में व्यापार की क्या स्थिति, जो क्षेत्रीय हैं, जो तमाम सारे जिनको हम कहेंगे हस्तशिल्प के जो जितने भी व्यापार हैं, जो बुनकर लोग हैं या काश्तकारी का काम करने वाले लोग हैं, उनके तो रोजी रोटी जीने के लिए
मजबूरी में वो अपना जीवन जी रहे हैं, वो अपना 2 टाइम की रोटी नहीं उस काम से खा पा रहे हैं, और बातें इतनी बड़ी बड़ी। अरे साहब, आप हाथी के दांत क्यों दिखाते हो भाई, कि दिखाने वाले कुछ है, खाने वाले कुछ है। आप रियलिटी बताओ, आप ये बताओ, डाटे के साथ बताओ कि साहब ऐसा है, हमने पिछले मोदी जी के टर्नओवर में 6 सालों में हमने इतना बढ़ाया है, इतना उस वक्त था, और हमारा भविष्य के 4 साल में इतना है। ये कुछ बताओ ना, तब तो बात हम समझे भी। लेकिन आप सिर्फ बातें कर रहे हो, वही बिल्कुल जैसे कहते कोई कथाकार बैठ के कथा कह रहा है, हमारे कानों को सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन कुछ उसका लाभ भी तो मिलना चाहिए। लाभ क्या है की बात नहीं कर रहे हो। आप कह रहे हो कि आपकी जो योजना है, तमाम सारी योजनाएं, अरे कभी प्रधानमंत्री जी उनका जिक्र नहीं करते, जो कि उन योजनाओं का कोई मतलब नहीं रह गया, कोई नहीं उन योजनाओं का लाभ ले पाया। चाहे नोटबंदी के द्वारा आपका रोजगार की बात हो, चाहे आप मुद्रा करते हो, सारे अकाउंट तो गए, बंद हो गए, मुद्रा के जितने भी अकाउंट थे। तो आप किसकी बात बताना चाहते हो? एक डेटा बता दो, हम भी आपकी हाँ में हाँ करेंगे और आपकी सरकार की तारीफ करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे बुनकर लोग आते हैं, उनके बिजली के बिल बढ़ा दिए, उनकी बिजली महंगी कर दी, उनको सब्सिडी देने की जगह महंगी कर दी। अरे मुझे तो शर्म आती है कि आपने बुनकरों को जो चश्मा देती थी सरकार, उसको भी आपने बंद कर दिया। क्या बातें करते हैं लोकल वोकल की, डायलॉग बाजी, नारेबाजी, ये सिर्फ चुनाव से पहले अच्छी लगती, चुनाव के बाद नहीं। चलिए मनोज जी, आपकी इस बात का मैं जवाब ले लूंगा। उमाशंकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उमाशंकर जी, आपका भी मैं कमेंट चाहूंगा, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कमर अली जी तो बता रहे हैं कि भाई देखिए, इतना हमने मुद्रा लोन में बांट दिया, इतना ओडीओपी के तहत हो रहा है, हम तो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्यों लग रहा है कि ये जुमला है? देखिए, मैं उनको सुन रहा था, तमाम सारी, लेकिन वो मुझे लगता है वास्तविक स्थिति से वो अनजान है। बनारस का साड़ी उद्योग लगभग समाप्त हो गया, और जो बुनकर है उनका जो बिजली का रेट था, फ्लैट रेट पर उनको बिजली मिलती थी, लेकिन योगी सरकार ने फ्लैट रेट की व्यवस्था समाप्त कर दिया और मीटर रीडिंग के आधार पर उन्होंने बिल लेना शुरू कर दिया। और कोरोना के लॉकडाउन के बाद बुनकरों की हालात सरकार के इस निर्णय से ऐसी हो गई है कि उनको पावर लूम बेचना पड़ा और ठेले चलाने को वो मजबूर हो गए अपना परिवार चलाने। चिकन की बात कर रहे थे, चिकन उद्योग में सरकार ने कोई ना तो सब्सिडी दी और ना ही किसी तरीके की सुविधा उपलब्ध कराई। इसलिए लखनऊ का जो चिकन कारोबार है वो शायद कमर जी को पता नहीं है कि करीब 45% डाउन हो गया है। कानपुर का जो लेदर उद्योग है उसके भी हालात बदतर हैं। मुरादाबाद का पीतल उद्योग लगभग समाप्त हो गया है। फिरोजाबाद में जो चूड़ियों का कारोबार था उसमें जो उसको ले लिया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने उसको अपने क्षेत्र में ले लिया, जिसके कारण वहां के भी रोजगार समाप्त हो गए ज्यादातर लोगों के, क्योंकि इतनी सारी शर्तें उनके ऊपर थोप दी गई कि आज वो उसको चला पाने में असमर्थ हो गए हैं। मुझे लगता है ये सारी बातों से ये अनजान है। असल में भारतीय जनता पार्टी स्वयं में कंफ्यूज है। वो एक तरफ लोकल फॉर वोकल की बात करती है, लेकिन लोकल का जब परिभाषा देने की बात की जाती है तो इधर उधर के जवाब देने लगते हैं। मुझे लगता है कमर जी को, क्या ये कमर जी आपके दर्शकों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल फॉर वोकल है उसमें लोकल ये किसको कह रहे हैं? एक तो एमएनसीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, एक होता है एमएनसी इंडिया और एक होता है लोकल। जो लोकल होता है जैसे हल्दीराम हिंदुस्तान की कंपनी है और हिंदुस्तान में ही माल सप्लाई करती है, वो विदेश में माल सप्लाई नहीं करती। ये प्योर लोकल है। एक एमएनसी है इंडिया, मल्टीनेशनल कंपनी, जो हिंदुस्तान की कंपनी होगी, हिंदुस्तान में माल बनाएगी, हिंदुस्तान में भी बेचेगी और विदेशों को भी बेचेगी। एक होती है एमएनसी, जो विदेश की कंपनी होगी, विदेश में माल बनाएगी या हिंदुस्तान में माल बनाएगी और हिंदुस्तान में बेचेगी। तो ये बताएं कि ये किस लोकल की बात कर रहे हैं? एमएनसी की बात कर रहे हैं, एमएनसी इंडिया की बात कर रहे हैं, या लोकल जैसे हल्दीराम की बात कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैं इनके एक प्रवक्ता हैं जीवीएल नरसिम्हा राव, उनका मैं बयान सुन रहा था। जब उनसे पूछा गया, उनका इंटरव्यू देखा मैंने, उनसे जब पूछा गया कि क्या आप लोकल को प्रमोट कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई प्रमोशन करने नहीं जा रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, क्या वो लोकल कौन सा, जैसे हल्दीराम,
क्या वो उसको प्रमोट करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सरकार बिल्कुल नहीं प्रमोट करेगी। ये बयान है जीवीएल नरसिम्हा राव का कि ना तो वो लोकल को प्रमोट करना चाहते हैं, ना ही वो जो है एमएनसीज को किनारे करना चाहते हैं। फिर ये करना क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी स्वयं में कंफ्यूज है कि उनके लिए लोकल क्या है। असल में ये पूरा खेल है क्या? ये पूरा खेल है भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के 3-4 जो महत्वपूर्ण लोग हैं, सूट बूट की सरकार वाले, जो इनके चंद उद्योगपति मित्र हैं, उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आप देखिए, मुकेश अंबानी ने कोरोना काल में भी 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया। पतंजलि ने 10,000 करोड़ का प्रॉफिट कोरोना काल में कमाया। अडानी की संपत्ति 5 गुना बढ़ गया। असल में खेल इसके पीछे ये। जी आयुष जी, ठीक है, चलिए इसका जवाब कमर अली जी देंगे, लेकिन मौलाना शाकार जैदी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप शाकार जैदी जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करते करते वोकल फॉर लोकल पर भी अब आ गए हैं, लेकिन क्या सही मायने में आपको लग रहा है कि हर तबके तक या उसको आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये जो प्रयास हो रहा है वो पहुंच रहा है? कैसे इसको देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबको मेरा आदाब। देखिए, ऐसा है कि बहरहाल ये एक राजनीतिक मुद्दा है और इसमें हमारे राजनीति के तमाम महारथी जो आपके चैनल पर बैठे हुए हैं वो एक दूसरे को बखूबी जवाब दे रहे हैं। रहा ये सवाल कि ये लोकल फॉर वोकल का मैटर, देखिए हम तो ये जानते हैं कि सरकार चाहे कोई भी हो, अगर वो जनता के हित में काम करे तो ठीक है, लेकिन अगर जनता के हित में काम नहीं कर रही है तो जुमलों से कोई काम नहीं होने वाला है। हमारा पेट किसी के जुमले और शब्दों से नहीं भरने वाला। हमारा पेट भरेगा तो हमारे पेट के लिए, हमारे लिए जरूरी है कि धन का हमारे पास पर्याप्त साधन हो। लेकिन आज हकीकत यह है कि ये एकदम फैक्ट है कि आज की तारीख में जो धन का और जो कारोबार का अभाव है वो प्राइवेट सेक्टर से लेके सरकारी सेक्टर में भी आपको इसको देखने को मिल सकता है। हम तो ये बराबर आपके चैनल के माध्यम से, अखबारों की प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखा करते हैं कि कहीं रेलवे के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि साहब रेलवे बेचा जा रहा है, कहीं एयरपोर्ट के लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं कि एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। तो ये बेचना और खरीदना, हम तो जानते हैं कि हमारे देश का जो मामला है ये देश की जनता के हाथ में होना चाहिए। और जो आज आप कह रहे हैं दिए की बात, तो आपने भी देखा होगा दिवाली के अंदर अगर एक घर में 5 दिए जले तो 5 दिए अगर 5 रुपए के हिसाब से तो 25 रुपए के जले, लेकिन उसी घर में चाइना की भी सैकड़ों रुपए की झालरें जलाई गई। जिस चाइना का हम विरोध कर रहे थे उसी चाइना की झालर से पूरा हमारा प्रदेश सजा नजर आया, पूरा देश सजा नजर आया। तो ये अब कौन सा लोकल है, कौन सा वोकल है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बस हम इतना कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले, और जो इस वक्त हमारे देश के अंदर भुखमरी और गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पर है, जिसका खुद देश के जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी तरफ से जो इसके डिक्लेरेशंस आते हैं वो सबके सामने है कि इस वक्त बेरोजगारी चरम पर है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। रोजगार मिलना चाहिए, इज्जत की जिंदगी मिलनी चाहिए, माँ बहनों की इज्जत महफूज रहनी चाहिए, सरकार किसी की भी हो, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए और देश के लोगों को एक साथ रखना चाहिए, ना कि इलेक्शन के टाइम पर आपस में लड़ाइयां लड़वाना, एक दूसरे के खिलाफ जुमले कसना और हिंदू और मुसलमान की नफरत को फैलाना। ये इस देश के अंदर बंद होना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे। कमर अली जी जवाब दीजिए। देखिए, हमारे दोस्त ने जनधन की बात करी थी, आपने देखा हमारी वालदाओं के बहनों जो जनधन अकाउंट थे उनको कोरोना काल में आपने देखा 500-500 रुपए उनके अकाउंट में गए, और गरीबों को आपने देखा कि 3-3 महीने का हमने राशन फ्री दिया, उज्ज्वला गैस योजना भी हमने फ्री दी, प्रधानमंत्री आवास योजना भी हमने फ्री दिया। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस पे हमारी सरकार काम कर रही है और हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको कबूल कर रही है। आपने देखा इनकी खलबली क्यों है कि हम हर स्टेट जीतते जा रहे हैं और योजनाओं का लाभ आखिरी खड़े व्यक्ति को देते जाते हैं। भाई कांग्रेस का परेशान होना लाजमी है, भाई 65 साल तक उन्हें हिंदुस्तान की सरजमी पे राज किया है एक ही परिवार की पार्टी ने, तो वो ये सोचते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो स्कीमें लिया कभी हम सोच नहीं सकते थे।
तो देखिए भारतीय जनता कमर अली जी पार्टी देखिए भाई सत्ता बदलती है और हम लोगों की जो अपनी सोचने और जो समझने की भारत की क्षमता आवाम उसके आधार पर जो उसकी भारतीय जनता पार्टी है। कमर अली जी ठीक है, आपकी अपनी अलग योजनाएं हैं, लेकिन जो सवाल उठाए गए हैं वो बड़े वैलिड हैं यहाँ पर। एक तो वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप कहते हैं वोकल फॉर लोकल, दूसरी तरफ 100% एफडीआई हो जाता है। एक तरफ आप कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका कोई फैक्चुअल डाटा आप लोग पेश नहीं कर पाते हैं। वोकल फॉर लोकल कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मार्केट के अंदर बाहर की जो चीजें हैं वो बहुत भारी तादाद में अभी भी बिक रही हैं। कोई कंपिटिटिव एक भी आप ऐसा कंपनी या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप नहीं गिना पा रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जाके कम्पीट कर सकता हो। ऐसे कैसे वोकल फॉर लोकल चलाएंगे? इसको फिर राजनीतिक जुमला क्यों ना कहे विपक्ष? इसका क्या जवाब है कमर अली जी? देखिए जी कहने दीजिए, उनका काम है कहना, उनको बिल्कुल कहने दिए, क्योंकि विपक्ष, अटल जी कहा करते थे अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा, विपक्ष अगर अपनी बात नहीं कहेगा तो बिल्कुल आज मोदी जी भी यही बात कहते हैं, विपक्ष को अपनी बात कहना चाहिए। बिल्कुल हम लोग लोकतंत्र में जीते हैं, लोकतंत्र वाले बिल्कुल अपनी बात को कह सकते हैं। देखिए हमने आपसे बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कारीगरों को बढ़ा रही है, मुद्रा योजना से हम उनको लोन दे रहे हैं। अभी माटी कला का देखा आपने, उससे बढ़ावा मिल रहा है। तमाम विभाग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं और जो गरीब तबके को, कारीगर तबके को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में ले जा रहे हैं। ठीक है, कोरोना काल में जो हालात रहे, बिल्कुल कारोबार गिरा, ऐसा नहीं कि कारोबार नहीं गिरा, बिल्कुल हमारी सरकारें मानती हैं। उसी को देख के हमने जनधन योजना में पैसा दिया, उसी देख के गरीबों को हमने जो है अनाज दिया। देखिए विश्व जो महामारी थी, ये बात करें कुदरती तौर पर जो विश्व महामारी आई, उसमें पूरी दुनिया में जो विकसित देश थे वो हार गए और हमारा विकासशील देश था। कम संसाधनों में हमने जो काम किया है उसकी दुनिया देखिए तारीफ करी है। ठीक है, कोरोना काल वाला जो तारीफ होना चाहिए, आप लोग उसको चलिए हम निकाल देते हैं, लेकिन भाई और भी तो आपसे 5 साल और 6 साल का जो एक डाटा है वो मांगा जा रहा है ना भाई, क्योंकि केंद्र के अंदर आप सरकार चला रहे हैं। मेक इन इंडिया का प्रोजेक्ट आपका बहुत पुराना है, लेकिन उस मेक इन इंडिया के तहत कोई 2 कंपनियों के नाम या कोई एक कंपनी ऐसी बता दीजिए जो मेक इन इंडिया के तहत इतनी बड़ी हो और खड़ी हो गई हो कि हाँ इंटरनेशनल मार्केट में आप कह सकें कि हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं या फिर मेक इन इंडिया जो है वो छाया हुआ है। सवाल यही है ना, क्योंकि योजनाएं तो बहुत बनती हैं, योजनाएं आप भी बना रहे हैं, योजनाएं कांग्रेस ने भी बनाई, योजनाएं स्टेट प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी ने भी बनाई, लेकिन एग्जैक्टली फायदा कितना पहुंचा लोगों तक, सवाल यह है ना। विपक्ष में रहकर आप लोग भी यही बातें कहते थे, आज विपक्ष वही बात आपसे पूछ रहा है। अब आपके पास क्या जवाब है इसका? देखिए आयुष जी, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। लगभग 1.25 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना के तहत लोन मिला, वो अपने बढ़ा रहे। मैंने आपसे कहा मिनिस्ट्री टेक्सटाइल अपना काम कर रही है, हमारे जो कारीगर है उनको बढ़ावा दे रही है, दुनिया के अंदर अपना प्रोडक्ट वो बेच रहा है। कारीगर की मैं आपसे बात कर रहा हूं, कारीगर को बढ़ावा दे रही है। चाहे हाथ का कारीगर, जितने भी कारोबार हैं हाथ के कारीगर के, सबको देखिए बढ़ावा मिल रहा है। उनके कमर अली जी भाई, उमाशंकर पांडे जी यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए भाई, जैसे मैंने चाहे बनारस का हम लोग बनारसी साड़ी का कारोबार कहें वो खत्म हो गया है, पीतल का कारोबार खत्म हो गया है, कानपुर के अंदर चमड़े का कारोबार खत्म हो गया है, वो तो बता रहे हैं सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई। आप क्या वोकल फॉर लोकल और क्या आप बता रहे हैं आत्मनिर्भर, है तो सब खत्म हो गया है प्रदेश के अंदर। देखिए अब कई हजार करोड़, कई हजार रुपए का कारोबार हो रहा है, लोगों कारीगरों का माल बेच रहा है। अब कांग्रेस की अपनी तकलीफ है भाई, वो तो उनकी अपनी तकलीफ बता रहे होंगे, तो उससे हमारा वास्ता नहीं है। अगर उनकी योजनाएं होती तो आज उनको जनता सर आंखों पे बैठा ले होती, वो हर जगह हारते ना। इनके नेता खुद ही इनके ऊपर उंगलियां उठाया करते हैं रोज। क्या बताए उमाशंकर पांडे जी, आप भाई बड़े तर्जुमेकार हैं हमसे कई गुना, लेकिन आप कपिल सिब्बल हुई, तमाम नेता आपके ऊपर खुद ही रोज उंगलियां उठाया करते, बताया करते हैं। तो हम तो राजनीतिक ऐसी नहीं करना चाहते हैं कि आपके ऊपर डायरेक्ट हम अटैक करें। जब आपके लोग खुद ही आप पे अटैक कर रहे हैं तो हम आपके बारे में क्या कहेंगे? हम तो ये कहते हैं आइए आवाम के लिए काम करिए, आइए जो आखिरी खड़ा व्यक्ति है उसके लिए काम करिए, आइए उसको लाभ दीजिए। आपने 65 साल में इस हिंदुस्तान को, जिसको कहा जाता है कि हमारा अन्नदाता कहा जाता है, उसको आपने कर्जदार बना के छोड़ा। भाई है ना, उनका काम है आपकी गलत नीतियों को बताना, या आप जो नीति बना के लाए उसमें खामियां उसको बताना, वो काम वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन वो नीति कारगर कितनी है इसका जवाब तो सत्ता पक्ष से आएगा ना। चाहे हम उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें या देश के परिप्रेक्ष्य में बात करें, मोदी जी कह रहे हैं लोकल फॉर वोकल, और एग्जाम्पल वहां पर किसी मंत्री का दे रहे थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है ना, मैंने उनके स्टेटमेंट को सुना, वो ये कह रहे हैं कि वो आपके मंत्री कह रहे हैं कि नहीं हम तो कोई प्रोडक्ट को ऐसा बढ़ावा नहीं देने वाले हैं। तो भाई ये 2 तरीके की विरोधाभासी बातें आपकी पार्टी के अंदर है, कैसे होगा वोकल फॉर वोकल? देखिए मेरी बात को समझिए, मेरी बात को सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को मानिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मानिए, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी
हुनर हाट जाते हैं, वहां पे खरीदारी करते हैं, कारीगरों को बढ़ावा देते हैं। आपने भी देखा दिखाया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं माटी कला केंद्र में जाते हैं, जो प्रोडक्ट है उसके प्रोडक्ट का प्रोत्साहन करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आप बताइए, माननीय प्रधानमंत्री जी जाके बढ़ा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जाके बढ़ा रहे, माननीय मंत्री जी बढ़ा रहे, आप पता नहीं जो बात कर रहे हैं उसका कोई सर पैर नहीं है। आपके पास वो बयान दिखाने लायक नहीं है, आप घर में कुछ भी बना ले। यही तो कांग्रेस की कार्यशैली है। ये कुछ भी चैनलों बैठ के बना देते हैं, बता देते हैं। हम तो वो बात करते हैं जो आप दिखाते हैं। उमाशंकर जी, मुझे लगता है कि वो लिंक शायद आपको भेज देंगे। कमर अली जी, आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उमाशंकर जी ये बात कह रहे हैं या मनोज जी ने, किसी एक पैनलिस्ट ने ये बात कही है, जो भी कह रहे हैं उनके पास उसके तथ्यात्मक सच्चाई होगी ना, तभी इतनी बड़ी बात कही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मनोज जी, ठीक है, आरोप लगाइए, चूंकि आप विपक्ष में, बेहतर बात है कि आप कमियों को भी इंगित करिए, बताइए, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा साथ में, चूंकि विपक्ष के अंदर आप बैठे हुए हैं और सत्ता में भी आप रहे हैं, आपने चलाया है प्रदेश को, मुझे ये बताइए, क्योंकि अगर ये डाटा नहीं पेश कर पा रहे हैं तो थोड़ा आप ये बताइएगा कि आपने क्या किया था अपने कार्यकाल के समय में, चाहे हम बुनकरों की बात करें, पीतल उद्योग की बात करें, चमड़ा उद्योग की बात करें, ऐसी कौन सी योजना थी जिससे इन लोगों को बहुत बेहतर लाभ मिला था, जिसको इन लोगों ने समाप्त कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, ये बताइएगा साथ में मनोज जी। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी बात पहले एक आंकड़ा प्रस्तुत किए दे रहा हूं, और वो आंकड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस दिन से योगी की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनने के बाद जो उत्तर प्रदेश की सड़कों का निर्माण हो या अन्य चीजों का निर्माण रहा हो, वो लोकल ठेकेदार जो थे उत्तर प्रदेश के, वो काम करते थे। तमाम सारी, चाहे इमारतों का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, वो सारा टेंडर आपको ई टेंडरिंग करके सरकार ने सबसे ज्यादा काम अपने गुजरात के लोगों को दे दिया है। ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप किसी भी उत्तर प्रदेश का, चाहे वो एक्सप्रेस वे बन रहा हो या रोड बन रही हो, आप उसके मालिक देख लीजिए, वो गुजरात के या महाराष्ट्र के नजर आएंगे, नागपुर से रिलेटेड। और जब बड़े बड़े ठेकेदार, मनोज जी भाई, गुजरात और महाराष्ट्र भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है ना। ना, मैं बात बता रहा हूँ, लोकल चाइना को थोड़ी ना दे दिया है। अब आपने तो भाई देखिए, यहाँ राष्ट्रवाद की बात होते होते क्षेत्रवाद तक पहुंच गए। अब आप भाई गुजरात को ही दिया ना, चाइना को थोड़ी ना दे दिया। लोकल लोकल का मतलब ही है भाई, लोकल फॉर लोकल तो बीजेपी नारा लगा रही है, मैं उसी के तहत बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश नहीं, लोकल तो ये तब भी रहेगा भाई, पूरा राष्ट्र ही है, कहीं से भी किसी को भी मिले प्रोजेक्ट। वही तो, लेकिन हाँ, चाइना को दे देते तो सवाल खड़ा हो सकता था भाई, पाकिस्तान को दे देते तो सवाल खड़ा हो जाता। ठेकेदार नहीं थे आयुष जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दूसरी बात, मैं बड़ी जिम्मेदारी से दूसरी बात कहता हूँ, चाहे भदोही का कालीन उद्योग रहा हो, उस उद्योग के लिए समाजवादी की पार्टी की सरकार ने वहां के लिए बाजारों का निर्माण किया, उनको रियायतें दी, उनके बिजली के बिल कभी नहीं बढ़ाए। फिर वो चाहे बुनकरों का काम हो, पूरे प्रदेश भर में उनकी बिजली का बिल कभी नहीं बढ़ाया। उन्हें जो रियायतें और सस्ती दरों पे उनको लोन उपलब्ध कराने के लिए जिस भी तरीके से वो हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया, कोई भी एक बुनकर ये बता दे या चिकनकारी का कोई भी काश्तकार बता दे कि पूर्व की सरकार ने उनके ऊपर भार लादा। लेकिन आज तो उल्टी गंगा बह रही है। नहीं मनोज जी भाई, देखिए ठीक है, आपने भार नहीं लादा, ये बात ठीक है, लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर भार नहीं लादा, इतनी आप लोग सहूलियत और सुविधा देते रहे, तो कोई प्रोडक्ट तो होता ना उत्तर प्रदेश का कि हाँ आपके समय में भाई अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम्पीट कर रहा होता, या उस समय बुनकर इतने बेहतर स्थिति में होते कि हाँ चलिए हम ये कह सकते कि कोई एग्जाम्पल सेट हो जाता। स्थिति तो दयनीय उस समय भी थी ना, परेशानी तो उस समय में भी थी। ये बात अलग है कि इनके समय में हो सकता भाई बढ़ गई हूँ आपके आकलन के अनुसार, नहीं है, लेकिन आपने ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं खड़ा कर दिया उत्तर प्रदेश के अंदर, या ऐसा नहीं है कि कोई उद्योग इतना अपने ऊपर पहुंचा दिया हो कि वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट को कम्पीट करने लगा हो। आप भी नहीं कर पाए ना वोकल फॉर लोकल। उत्तर प्रदेश का जो शिल्पकारी का काम है, बुनकरी का काम है, वो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में उसकी अपनी पहचान है। वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है, वो तो अभी भी है, वो कमर अली जी भी कहेंगे अभी भी है। मनोज जी आप इस बात से इनकार नहीं करेंगे ना भाई, जो चिकनकारी लखनऊ की है वो आज यहाँ क्या, वो बाहर भी बिकती है जाकर के। नहीं बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए ना कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऐसा क्या किया था कि हाँ वो हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सके। नहीं, आइडेंटिफाई करने के लिए मैं कह रहा हूँ ना, भदोही की चाहे मार्केट हो कालीन के लिए, चाहे बनारस, आ रहा हूँ शंकर जी, आऊंगा मैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम सारे क्षेत्रों में बुनकर क्षेत्रों के लिए उनको बढ़ावा देने की बात हो, समाजवादी पार्टी ने नहीं। मनोज जी अब आपने देखिए कमर अली जी वाली बात की, भाई आप कह रहे हैं कि आपने भी ये किया, कमर अली जी भी तो वही बात बता रहे हैं, हमने भी ये किया है। अगर किया है तो सरकार डाटा के हिसाब से हो ना भाई बात, क्योंकि आपने उनसे पूछा ना कि आप आंकड़ा दीजिए मुझे, तो ये आंकड़े फैक्चुअल आपके पास में होने चाहिए। आप फायदे का आंकड़ा प्रस्तुत करे सरकार, ठीक है, हम सरकार से ठीक है, हाँ सरकार को आंकड़े तो देने चाहिए भाई, सत्ता में उनकी जिम्मेदारी है। उमाशंकर जी क्या कहना चाह रहे हैं?
देखिए, मैं बहुत छोटी छोटी 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आजादी के पहले जब हम लोगों ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जिसमें विदेशी वस्त्रों और सामानों का बहिष्कार किया था और उनको जला रहे थे, तब ये अंग्रेजों के साथ खड़े होकर उसको सपोर्ट कर रहे थे। ये आजादी के पहले की बात है। उस समय हमारा नारा था कि स्वदेशी अपनाओ, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में ये चल रहा था और इन्होंने उसका विरोध किया था। इसीलिए इन लोगों ने सारा आरएसएस का ड्रेस वो जाके कम्युनिस्ट। उमाशंकर जी, स्वदेशी अपनाओ करते करते ये सारी विदेशी और ब्रांडेड कंपनियों ने कब्जा कैसे कर लिया भाई हिंदुस्तान के ऊपर? अगर आपके ही शब्दों को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा दूं तो भाई सत्ता में सबसे ज्यादा आप लोग रहे, तो फिर इसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। अगर स्वदेशी को आप लोग अपना लीजिए कहते कहते और देश की जनता विदेशी अपनाने लग जाए तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा हो जाएगी। नहीं बोलने दिया जाएगा, ये तो गलत तरीका है डिबेट का। मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोल रहे हैं। हमने उमाशंकर जी, मैं काउंटर सवाल तो पूछूंगा ही ना, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपको ही नहीं टोक रहा हूँ। मैं कमर अली जी से भी वही सवाल पूछ रहा हूँ, मैं मनोज जी से भी पूछ रहा हूँ और आपसे भी पूछूंगा मैं। आयुष जी, मेरी बात एक बार पूरी हो, तारतम्य में बिगड़ जाता। हम कंप्यूटर नहीं है कि फीड है 5 बटन दबाया और फिर शुरू हो। ठीक है, चलिए उमाशंकर जी कंप्लीट करिए। ठीक है ना, वो तारतम्य बिगड़ जाता है। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि मैं पता नहीं कहां से लाया हूं, तो ये मैं पूरी चुनौती के साथ कह रहा हूं आपके चैनल से कि जीबीएल नरसिम्हा राव मेड इट क्लियर दैट द पार्टी विल नॉट इशू एनी डायरेक्टिव टू परचेज लोकल प्रोडक्ट। पता नहीं कमर जी समझ पा रहे हैं कि नहीं। ही स्ट्रेस्ड that to promote local products was not a government driven agenda। ये जीबीएल नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहा है और अपनी सरकार। ठीक है, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, भाई आप जीबीएल नरसिम्हा कोई बात बोले या प्रधानमंत्री मोदी बोले, इसमें से किसकी बात का ज्यादा महत्व होगा? भाई उनका तो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है वोकल फॉर लोकल। जीबीएल नरसिम्हा राव जी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो ये बात कह रहे हैं। इसका प्रवक्ता तो बहुत बार पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं, बहुत बार अलग बोलते हैं भाई उनका शीर्ष नेतृत्व तो यही बात कह रहे हैं ना। देखिए, इसको डिफेंड करने का तरीका तो यही, कमर अली जी अभी यही कहेंगे भाई मोदी तो कह रहे हैं, योगी जी भी कह रहे हैं, योगी जी भी यही बात कह रहे हैं वोकल फॉर लोकल। अब जीबीएल नरसिम्हा ने किस कंटेक्स्ट में कहा है वो उनकी जानकारी में नहीं है। कहते हैं कि गलत बोल रहे हैं। कमर अली जी तो कह रहे हैं इस बात को। चलिए मैं उनसे ही जवाब लेता हूं। कमर अली जी, उनको जानकारी नहीं है। कमर अली जी, जीबीएल नरसिम्हा ने जो बात कही वो आपकी पार्टी लाइन है क्या? एक बात रह गई मेरी। जी कंप्लीट करें। हाँ, देखिए, जब किसी चीज को पहली बात तो नहीं आ रहा हूं कमर अली जी, एक बार बात कंप्लीट हो जाए। भाई मैं जवाब दे लूं, मुझे लगता है जवाब सुन लीजिए, जिसको लोकल कहते हैं आयुष जी, आप समझिए कैसे प्रमोट होता है। याद करिए, जब लालू यादव जी रेल मंत्री थे, उस समय कुल्हड़ और मट्ठे को प्रमोट किया गया था लोकल के नाम पर। तब ट्रेनों में प्लास्टिक के ग्लास हटा दिए गए थे, बाकायदे कुल्हड़ उसमें चलाए गए थे, चाय मट्ठे ये सब मिलने लगे थे। ऐसे होता है लोकल को प्रमोट करने का तरीका। ये नहीं होता है कि मोदी जी कहेंगे लोकल फॉर वोकल और प्रवक्ताओं से कहलवाएंगे कि आई एम नॉट प्रमोटिंग दैट। ये दो तरफा खेल नहीं चलता है, ये खेल एक तरफा होता है। जैसा लालू यादव जी ने किया था, जैसा गांधी जी ने किया था, ऐसे नहीं कि मोदी जी कहेंगे लोकल वोकल और उनके। चलिए उमाशंकर जी, भाई देखिए, जीबीएल नरसिम्हा भी अधिकृत प्रवक्ता हूं, कमर अली जी भी हैं। भाई मैं पूछ लेता हूं जरा कमर अली जी से, क्या ये इनकी पार्टी लाइन है? कमर अली जी जवाब दीजिए। देखिए, बिल्कुल कतई पार्टी लाइन नहीं। भारत पता नहीं कहां से बता रहे हैं, मैं उस बात को सुनता रहा खामोशी से। आपको माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप बराबर चैनलों पे दिखा रहे हैं। आज डिबेट जो हो रही है बहुत साफ सुथरी डिबेट इसी बात के ऊपर हो रही है। अभी उमा भाई ने लालू जी का अभी लालू जी का बयान इन्होंने बताया, लालू जी रेल मंत्री थे, ये किया। मेरे भाई, आप अपनी खूबी कोई बता देते अपनी 65 साल की सरकारों में। आपका क्या मतलब, कंप्यूटर नहीं है आप, लेकिन आप वहां चले गए। चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी उस बात का भी खैर मकदम करते हैं। आपके पास कुछ कार 65 साल रहा ही नहीं उमा भाई, कि 65 साल आपने कोई काम किया हो और अपनी योग्यता को आप बता पाए। 65 साल नहीं बता पाए चैनल के ऊपर 65 साल। रही मनोज भाई की बात, आपने यूज जी उनसे एक बात पूछी थी कि अपने सरकार की कोई उपलब्धि बता दें, तो उन्होंने अपने सरकार की कोई उपलब्धि आपको नहीं बता पाए, कोई स्कीम नहीं बता पाए, कोई योजना नहीं बता पाए।
अपनी सरकार की। ये योजना बता देंगे कि उनके परिवार में 35 लोग लाल बत्ती से घूम रहे थे, वो ये बता देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके वालिद थे, उनके साहबजादे बन गए, चाचा को राज्यसभा भेज दिया। ये उपलब्धि बता सकते हैं मनोज भाई, आप इनसे इस बारे में पूछिए तो मनोज भाई आपको बताएंगे कि भाई चाचा को राज्यसभा भेजते हैं। डिम्पल जी के बारे में बात हुई जाती है राज्यसभा भेजने के बारे में। कमर अली जी देखिए फिर आप पर्सनल हो गए भाई। देखिए ये कमर अली जी देखिए ये चर्चा को डिरेल करने वाली बात है, ये चर्चा को डिरेल करने वाली बात है। कमर अली जी देखो कुछ फैक्चुअल सवाल हो रहे थे और फैक्ट पर ही अगर बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। आपको अब परिवारवाद पर आज नहीं जाते हैं भाई, बहुत मुद्दे होते हैं, आप लोग रोज परिवारवाद की बात करते हैं। मुझे बताइए फैक्चुअली, मुझे बताइए, क्योंकि जो आरोप लगा रहे हैं यहाँ पर प्रवक्ता लोग, उसका जवाब आपको देना होगा ना कमर अली जी, और वो फैक्ट के आधार पे ही होगा। जी देखिए मैंने आपको जवाब दिया जी, बिल्कुल फैक्ट है ये। अपनी मैंने जितनी स्कीमें बताई हैं, मैंने आपको जितना काम बताया है, वो क्या ये सब्सिडी नहीं दी भाई। देखिए ये सवाल भी बार बार उठा कमर अली जी, सब्सिडी नहीं दी, बिजली का बिल आपने बढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी कह रही कम से कम वो ठीक है कुछ नहीं हुआ, लेकिन कम से कम ये तो नहीं किया ना उन्होंने। सुनिए ना तो उन्होंने कभी ऐसा किया कि बिजली का बिल बढ़ाया और उल्टा सब्सिडी और दी उन्होंने। वो यही बात आपसे पूछना है, क्योंकि वो जिस स्थिति में छोड़ के गए उससे भी खराब हो गई, वो ये कह रहे हैं। सुन तो आयुष जी, सुनिए आयुष जी, मैं उसकी बिल्कुल वो कहे विपक्ष है, मैं विपक्ष का खैर मकदम करता हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं खैर मकदम कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कहिए तो बताइए तो हम आपको बताते हैं। आप किसान भाइयों कर्जदार छोड़ के गए, लगभग समाजवादी ने 15 साल तक राज किया और उनको आपने कर्जदार बना दिया। 1-1 लाख रुपए पहली कैबिनेट हमने माफ किया। आप गन्ना बकायों का छोड़ गए, 16,000 करोड़ हमने उनका गन्ना बकाया कर दिया। आप बताइए आप किस मुद्दे पे बात करेंगे? गन्ना किसानों पे बात करेंगे, किसानों पे बात करेंगे, आखिरी खड़े व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। आप एक्सप्रेस वे बना रहे हैं भाई, उसको भी गुजरात और महाराष्ट्र वाले लोगों को दे रहे हैं। कैसे वोकल फॉर लोकल होगा? उनका तो ये कहना है कि वोकल फॉर लोकल तो सही मायने में तब है कि उत्तर प्रदेश के ठेकेदारों को देते हैं। आप बात करेंगे वो लोगों को फायदा पहुंचाएंगे जी। मनोज जी तो कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं या जो लोकल टेंडर आपको देने चाहिए थे वो आपने उठा के गुजरात और महाराष्ट्र में दे दिया। हालांकि भाई ठीक है, चलिए देश के अंदर ही है, लेकिन आपको प्रदेश के अंदर कोई ठेकेदार नहीं मिला जिसको आप दे पाते। कैसे होगा लोकल फॉर लोकल? नहीं मालूम है। बात सुनिए, रायबरेली की सबसे बड़ी कंपनी है, सुन तो लीजिए, रायबरेली की सबसे बड़ी कंपनी है, वो बना रही है अभी 700 किलोमीटर जो मेरठ से आ रहा है, जो आपके जा रहा है पूर्वांचल तक, वो 700 किलोमीटर का कौन बना रहा है? आपने जरा सा ताज एक्सप्रेस बनाया, भारत सरकार ने जब पैसा दिया आपने जब बनाया। आप देखिए जो यहाँ की कंपनी है, बनारस की कंपनी है, रायबरेली की कंपनी है, वो कंपनियां बना रही हैं। इनको हवा में बात करने की। मैं एक चीज आपको और बता दूं आयुष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब प्रतिमा बनी थी तो इन्हीं ने कहा था चाइना से बनवाई है। सुनिएगा आप लफ्ज को मेरे, जबकि लाशन एंड डुबरो ने बनाया था, एलटी जिसे कहते हैं, लासन एंड डुबरो ने बनाया था। इनको जानकारी नहीं रहती है। मैं आपको बता दूं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की भी मूर्ति पे उठाते हैं, विवाद उठाते हैं, क्योंकि जिसको एलटी लासन एंड डुबरो ने बनाया उसको भी चाइना को बताते हैं। अब आप बताइए इनका क्या इलाज किया जाएगा? आप हमें ये बताइए। नहीं भाई देखिए, उनका जवाब अगर फैक्ट के आधार पर देंगे तो उनके पास उसका कोई जवाब नहीं होगा, निरुत्तर होंगे वो। लेकिन फैक्ट आपके पास भी नहीं है। अगर आप थोड़ा डाटा या फैक्ट के आधार पर बता देते तो मुझे लगता है इनको जवाब मिल जाता। मौलाना शाका जैदी जी कुछ कहना चाह रहे थे। मौलाना शाका जैदी जी आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक सवाल मैं उसमें और जोड़ूंगा। शाका जैदी जी, प्रधानमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले एक संबोधन भी किया जिसमें उन्होंने जितने भी धर्मगुरु हैं उनके साथ भी एक आह्वान किया कि अगर आप लोग भी सहयोग करें तो लोग थोड़ा और कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं। वोकल फॉर लोकल को लेकर के ही और आत्मनिर्भर भारत को लेकर के ही वो ये बात कह रहे थे। क्या आपको लगता है कि इसमें इस तरीके की भूमिका आप लोग निभा सकते हैं कि कम से कम लोग जुड़ें या लोगों को प्रेरित करें कि आप अपने लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदें जो बन रहे हैं जैसे भी हैं? शाका जैदी जी, और जो आप कहना चाह रहे थे उसको भी कहें। देखिए ऐसा है कि पहली चीज़ तो मैं आपसे एक बात कह दें कि मौलाना बल्कि मुसलमानों का ये जो कैरेक्टर रहा इस देश के अंदर, हमेशा इस देश को बढ़ाने का रहा है, इस देश के अंदर भाईचारे को कायम करने का रहा है। हम लोगों ने कभी भी विदेशी कोई परंपरा इस देश में नहीं अपनाई है। साथ साथ ये है कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुसलमानों से आग्रह किया है कि आप लोग धर्मगुरुओं से कि आप कहें कि लोकल सामानों का उपयोग करें, तो हम लोग हमेशा लोकल सामान का ही उपयोग करते रहे। अब वो उन्होंने कहा है तो ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो जो भी कह दें। हम बस एक चीज जानते हैं, देखिए जो आज लोकल फॉर वोकल को लेकर बिजनेस की और रोजगार गिराने की बात हो रही, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं एक बात बताऊं कि अगर सरकार
हमारे देश के अंदर जो कारखाने बंद हो चुके हैं, जो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, इसी लखनऊ के अंदर अप्ट्रान की फैक्ट्री हो, जीप की फैक्ट्री हो, स्कूटर इंडिया हो, इस तरह की कानपुर की लाल इमली हो, ये तमाम फैक्ट्रियां जहां लाखों लोग रोजगार से जुड़े हुए थे, जिनका परिवार चल रहा था, अगर सरकार लोकल फॉर वोकल के तहत इन फैक्ट्रियों का पुनर्निर्माण करा दे तो वो तमाम लाखों बेरोजगार लोग फिर से रोजगार से लग जाएंगे। इसको बेवजह का राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं। और रहा सवाल ये कि बात जो ये प्रधानमंत्री जी कहते हैं, तो प्रधानमंत्री जी की तो सारी बातें हम लोगों के सर आंखों पे, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं, हम उनकी हर बात का सम्मान करते हैं। बस इतना ये बता दें कि अब तक जितनी भी बातें सामने आई हैं, हम एक आम जनता होकर बात कर रहे हैं, हम किस बात का यकीन करें? हमसे ये कहा गया कि नोटबंदी के 50 दिन के बाद आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट नहीं मिला। आम जनता की बात मैं कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम नागरिक होकर बता रहा हूं। मैं हमसे ये कहा गया कि आपको इस नोटबंदी का बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, नहीं मिला। इसी प्रदेश के अंदर जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने पेट्रोल पंप बंद करा दिए, और इसलिए बंद कराया था कि पेट्रोल पंप पर घटतौलियां होती हैं। कई महीने तक इस देश की जनता कितनी मुसीबत के दौर से गुजरी है। आयुष जी, आपको भी मालूम होगा, यहाँ सारे पैनलिस्टों को मालूम होगा कि लोग अपनी गाड़ियों को किलोमीटर तक पैदल ले जाते थे, लेकिन इसलिए सब्र करते थे कि शायद अब जब पेट्रोल पंप खुलेंगे तो वो घटतौलियां नहीं होंगी। लेकिन मैं आज आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करके कहता हूं कि जितनी घटतौली पहले होती थी, आज उससे ज्यादा घटतौलियां हो रही हैं। तो आखिर हमको क्या उसका लाभ मिला? इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, हम आपको एक एक करके 100 मुद्दे गिना देंगे, लेकिन मकसद सिर्फ कहने का ये है, आप जनता की बात करें, जनता के अंदर इख्तलाफ की बात ना करें कि जब कहीं बिहार में इलेक्शन हो तो वहां बिहारी और यूपी, फिर कहीं गुजराती। चलिए शाका जयदीप जी, चुनावी बातें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप फैक्चुअल आधार पर ये बताएं। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब दूंगा। बस 1 मिनट की बात है, सुन लीजिए, 1 मिनट की बात है। अभी कमर अली जी ने एक बात कही कि हमारे देश के माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यह कहा था कि हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, संवैधानिक तौर पर, संविधान के दायरे में रहते हुए, असंवैधानिक तौर पर नहीं। तो जब हम सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, तो मेरे भाई कमर अली साहब बैठे हैं जो सरकार के प्रवक्ता हैं मौजूदा पार्टी के। आप ये बताइए, सीए और एनआरसी को लेकर जब यहां पर प्रोटेस्ट हुआ था तो इस देश के सबसे विश्वविख्यात धर्मगुरु, जो पूरे विश्व के अंदर हिंदू मुस्लिम और शिया सुन्नी भाईचारे के एक स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, मौलाना डॉक्टर कलबे सादिक साहब, जिनके बेटे नूरी साहब, जो आजकल डॉक्टर कलबे सादिक साहब की इस टाइम बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, किसी भी वक्त ऊपर वाले से प्रार्थना है कि उनको लंबी आयु दें, उनके बेटे को न सिर्फ मुकदमा होता है बल्कि उनके खिलाफ नोटिस, और वो 2000 के भगोड़े अपराधी घोषित किए जाते हैं। मौलाना सैफ अब्बास नकवी, जिनका दिव्यागिरी जी के साथ और तमाम दूसरे धर्म के लोगों के साथ में हमेशा इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ में लोगों के मुसीबत में काम आने का रोल रहा है, आज उनको भगोड़ा घोषित किया जाता है, उनके ऊपर मुकदमे कायम होते हैं। तो इस तरह की बातों को सोचकर हमारे देश के सरकारों को यह चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से काम करें, बगैर किसी भेदभाव के काम करें। ये देश सबका है, आपका और तभी सही मायने में वोकल फॉर लोकल भी होगा भाई। ठीक है, चलिए, सबका साथ सबका विकास होते होते वोकल फॉर लोकल पर आए। ठीक है, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था। मनोज जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं एक ही उदाहरण दूंगा, मेरे ख्याल से कमर अली जी को पता चल जाएगा। जब आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे बनाया गया तो उसपे लोकल के लिए, लोकल बता दे रहे हो, फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, दशहरी आम और मलिहाबाद का क्षेत्र पूरे विश्व में आम की पैदावार के लिए जाना जाता है और बहुत फेमस आम की खेती होती है यहाँ पे। और उसके लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने यहाँ पे दो मंडियां स्थापित करी और उनकी जमीन ली, और ये कहा गया कि इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से दिल्ली और दिल्ली के माध्यम से अन्य जगहों पे हम अपना माल आसानी से भेज सकेंगे। दोनों मंडियों में एक ईंट नहीं रखी गई। वो कोई समाजवादी पार्टी के लिए नहीं था, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए था, लखनऊ की जनता के लिए था, उन्नाव की जनता, हरदोई की जनता और कन्नौज की जनता के लिए था। आलू की मंडी, आलू की बेल्ट है पूरे एक्सप्रेसवे पे, आम की बेल्ट है, लेकिन उनका बता दी, इनसे पूछ लीजिए कितना काम किया। तो इनकी कथनी करनी में अंतर है। कुछ नहीं करना था, काम शुरू कराना था, सारी जमीनें ले जा चुकी थी और ज्यादातर उसका पैसा भी जा चुका था। सरकार ने उन प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया। तो आप बताइए इनसे क्या उम्मीद करें
कि ये बातें कर देंगे लोकल लोकल की और इसके बाद फिर अपना दूसरा एजेंडा शुरू कर देंगे। बता रहे 5.5 लाख दिया जला दिया तो कुम्हारों के दिन बहुर गए। अरे भैया 23 करोड़ आबादी है और इस 23 करोड़ की आबादी में हर साल करोड़ों करोड़ दिए जलाए जाते। 5 लाख दिए जला जाने से कुम्हारों के दिन नहीं बहुरेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप बहुत छोटी बताते हो जो मेरे ख्याल से इस देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के लिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आम की मंडी का और सब्जी मंडी का, अनाज मंडी का जवाब इनसे लीजिए। कमर अली जी जवाब दीजिए। भाई एक्सप्रेसवे बना दिया, पैसा भी आपने कहा कि केंद्र सरकार ने भी दिया था तब ये बना पाए, लेकिन जो योजनाएं बना गए, जमीन अधिग्रहित कर गए तो भाई मंडी क्यों नहीं डेवलप कर दी? वो तो किसान और सीधे आप आम लोगों से ही जुड़ा हुआ मामला था। जवाब दीजिए इसका। और ये भी वोकल फॉर लोकल ही है। लगभग 15 साल, एक मिनट आयुष जी बात पूरी हो जाने दीजिए। जब आपने सवाल किया है तो लगभग 15 साल समाजवादी ने राज किया और उनको जमीन भी नहीं मिली और उसके बाद ये बना के भी नहीं गए। ये वैसे ही है जैसे आपने देखा हो श्री मुलायम सिंह जी ने जब फिल्म सिटी खोली थी, अमिताभ बच्चन जी आए थे, नोएडा में फिल्म सिटी बन गई थी उनके वक्त पे, आपने देखा होगा। फिर बोनी कपूर जी दोबारा आए थे श्री अखिलेश यादव जी के समय पे, दूसरी फिल्म सिटी भी नोएडा में बन गई थी। मेरे भाई ये जनता को कहाँ गुमराह कर रहे हैं? कमर अली जी भाई देखिए एक्सप्रेसवे तो अखिलेश जी के समय में बना ना भाई, वो 5 साल को जोड़िए आप, उसमें 15 साल को मत ऐड करिए। और अगर वो 5 साल में उस एक्सप्रेसवे को बना देते हैं, अगर उस एक्सप्रेसवे को बना देते हैं और वहां पर जमीनें अधिग्रहित करके दे जाते हैं तो भाई मंडी क्यों नहीं बनाई आप लोगों ने? ये तो वोकल फॉर लोकल था ना। और अगर इन्होंने नहीं किया, अगर इन्होंने, मैं कहता हूं आपकी बात को भी मान लूं कि इन्होंने नहीं किया, चलिए 15 साल का आपने हवाला दिया, तो भाई 5 साल का तो ये करके गए ना, 4.5 साल आपको भी होने को आ रहा है। आपने बनाया क्यों नहीं? वहां पर कोई एक मंडी बना दी होती, वोकल फॉर लोकल हो जाता। देखिए आपकी आवाज जी आ नहीं पा रही है। हेलो, अब नहीं आवाज सही करो। आवाज भी नहीं। कमर अली जी बहुत सीधा सा सवाल है भाई। देखिए वो 15 साल में नहीं बना पाए, मैंने फिर भी करेक्ट किया। मैंने कहा कि 15 साल मत जोड़िए, 5 साल जोड़िए अखिलेश यादव के। वो एक्सप्रेसवे तो 5 साल में ही बना ना, 5 साल के कार्यकाल के दौरान बना। उस बीच में मुझे ये बताइए कि अगर वो उस दौरान में एक्सप्रेसवे को बना सकते हैं तो उसके पास जो ढांचागत सुविधाएं वो आप विकसित क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं बनाया आपने? मंडियां क्यों नहीं बनाई वहां पर? एक्सप्रेसवे तो बन गया ना। करी है 700 किलोमीटर का, 700 किलोमीटर का जो एक्सप्रेसवे है। अरे आयुष जी बात तो सुन लीजिए, आवाजें टकराती है ना, तो आवाजें टकराने में समझ में नहीं आता है। 700 किलोमीटर जो है मेरठ से लेके पूर्वांचल तक तैयार है। अभी जनवरी में उसका फीता काटा जा रहा है। बात समझिए, पौने 4 साल में हमने 700 किलोमीटर का दिया है। ये 250 किलोमीटर पता नहीं कहां चले जाते हैं। हमने भंडारण के लिए। कमर अली जी मुझे लग रहा है आवाज टकरा रही है शायद सही में। मेरा सवाल आप सुन ही नहीं रहे। कमर अली जी मेरा सवाल ये है, आप 700 का नहीं, आप 1200 किलोमीटर का बनाइए एक्सप्रेसवे, बहुत अच्छी बात है, बन जाए। मुझे ये बताइए कि जो भाई बन गया, भाई आगरा एक्सप्रेसवे तो बन गया है ना, वो तो रनिंग कंडीशन में है, चल रहा है, ये लोग बना करके गए हैं भाई, उसका तो श्रेय ये लोग लेते हैं ना कम से कम। उसको मत कहिएगा कि आपने बनाया। लेकिन मुझे ये बताइए कि भाई अगर उसके खिलाड़े, अगर ये लोग जमीन ले गए या फिर उसको अधिग्रहित करके दे गए, आपको सत्ता आपके हाथ में, तो भाई मंडी तो बन सकती थी ना। फल की मंडी बन सकती थी, मलिहाबाद वाली पूरी बेल्ट है उन्होंने बताया, आलू की पूरी बेल्ट है भाई, वो क्यों नहीं डेवलप कर पाए? वोकल फॉर लोकल तो सही मायने में तब हो जाता ना, वहां के किसानों को इसका फायदा मिलता। आयुष जी किसानों के लिए हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। 15 साल ये लॉलीपॉप दिया है, इन्होंने जो जमीनें खरीदवाई, अपने लोग खरीदवाई, उसके ऊपर एक्सप्रेसवे बनवा लिया, तो इन्हें किसानों को लूटा है वहां पे। मैं आपको जानकारी दे दूं, काफी आईएएस अधिकारी उसमें फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपनी साली, अपनी भाभी और इनके नेता पता नहीं कितने कराए हैं इन लोगों ने। देखिए उसमें भ्रष्टाचार इनको करना था, इस वजह से केंद्र सरकार का पैसा लेके इन लोगों ने जो है छल किया है। मैं आपको बता दूं, ये छल करने वाली पार्टी है, ये किसानों का। भाई छल कपट भी आप लोग अगर ढूंढ लेते तो आप बताइए क्या उनका हम लोग नीति तो बन जाती ना, कम से कम छल किया था उस पर काम करते रहते। भाई इन्होंने गलत किया, काली तरीके से या गलत तरीके से जो भी किया उसको आप लोग एक किनारे रखते, लेकिन कम से कम किसानों के लिए कुछ हो जाता तो सही मायने में वोकल फॉर लोकल होता। ठीक है, हमारे पास समय नहीं है, बहुत जल्दी से उमा शंकर जी। उमा शंकर जी 37 साल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है और 37 साल गैर कांग्रेसी सरकारें रही हैं। अगर मैं मेरठ से शुरू करूं तो मेरठ के बल्ला उद्योग से लेके मुरादाबाद के पीतल उद्योग, फिरोजाबाद का चूड़ी उद्योग, भदोही का कालीन उद्योग या कानपुर का टेक्सटाइल मिल, कानपुर का लेदर उद्योग, आप बनारस की साड़ी की बात कर लीजिए, टांडा का कॉटन मिल की बात कर लीजिए, तमाम जिलों में फैले हुए हथकरघा और पावर लूम की बात कर लीजिए, ये सब
चीनी मिलों को भी, पूरे प्रदेश के सभी चीनी मिलों को जोड़ लीजिए। ये तमाम सारी जो चीजें लगी ये सब उन्हीं 33 सालों में हुई है। बाद में जो सरकारें बनी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, आप देखिए कानपुर के टेक्सटाइल मिल से लेके अंबेडकर नगर का मरेला मिल, टांडा का कॉटन मिल करते हुए तमाम सारे हथकरघा उद्योग, कुटीर उद्योग सब उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, धराशायी हो गए। चीनी मिलों को बेच दिया। मैं एक बात को रोकना चाहूंगा, चाहे लाल इमली हो चाहे उद्योग हो, कांग्रेस के वक्त पे सब बंद हो गए। ठीक है, चलिए अब बहुत जल्दी से मुझे समाप्त करना होगा, समय नहीं है। कमर अली जी, अब देखिए आरोप प्रत्यारोप का मेरे पास समय नहीं है। उमाशंकर जी को बात कंप्लीट करने दीजिए। उमाशंकर जी बहुत जल्दी से 10 सेकंड में बात कंप्लीट करें। उमाशंकर जी, रायबरेली का रेल कोच फैक्ट्री भी हमने रिसेंटली बना के उत्तर प्रदेश को दिया। इन्होंने क्या किया पिछले करीब 17 सालों तक ये उत्तर प्रदेश में रहे? एक इंडस्ट्री का नाम ये बता दें जिसको भारतीय जनता पार्टी ने खोला उत्तर प्रदेश में। मैं पूरी चुनौती के साथ, चलिए ठीक है उमाशंकर जी, अब इसी बात के साथ मुझे समाप्त करना होगा, समय नहीं है मेरे पास। आप सभी का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि वोकल फॉर लोकल की इस बात को बीजेपी की तरफ से कहा गया है, उसने राजनीतिक माहौल को भी गर्म कर दिया है। और अब देखना यह है कि आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या ये एक बड़ा मुद्दा बनता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।